हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में शिक्षक बहाली एक मजाक बनकर रह गई है। 6 फेज़ और 7 फेज़ के नाम पर बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं अपनी बहाली के लिए लगातार कई वर्षों से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और अब कोर्ट केसेस की बाधा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों के मन में, अभ्यर्थियों के दिमाग में जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला जो क्वेश्चन है वह यही है कि क्या अगले साल तक 7वें चरण में उनकी बहाली पूरी हो जाएगी और वे नियुक्त होकर विद्यालय पहुंच जाएंगे। अक्सर कमेंट सेक्शन में आप लोग यह प्रश्न जो है पूछ रहे हैं कि क्या अगले साल तक भी ये जो नोटिफिकेशन है 7वें चरण का वह निकल जाएगा या फिर इसी साल इसकी जो अधिसूचना है जारी होगी और नेक्स्ट ईयर तक क्या वह शिक्षक बनकर विद्यालय पहुंच जाएंगे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वह यह बनता है कि अब जो जॉइनिंग है वह किस प्रकार से की जाएगी, कैसे होनी है जॉइनिंग। क्योंकि STAT मामले की अगर बात करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की, तो STAT 2019 आपको पता है उसके ऊपर जो कोर्ट केसेस चल रहे थे उसका भी एक तरह से जो निपटारा है वह कोर्ट द्वारा कर दिया गया है, चाहे PIL हो या फिर रीट केसेस हो। उसकी जजमेंट कॉपी आ चुकी है। सभी जो चैनल्स हैं अपने अपने तरीके से अपनी अपनी दलीलें पेश करने में, अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करने में लगे हुए हैं। मेरिट नॉट इन मेरिट का जो झगड़ा है उसको कुछ चैनल्स जो है सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ अभी भी आग में घी डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारी बात नहीं करेंगे कि जजमेंट कॉपी में क्या आया है, क्योंकि देखिए आपको अगर कोर्ट केसेस की बात अगर करनी ही है तो इससे पहले आपको शिक्षा मंत्री का जो बयान है उसको एक बार याद कर लेना चाहिए। क्योंकि शिक्षा मंत्री ने अब जब ये कह दिया था कि सभी जो क्वालिफाई अभ्यर्थी है वह नियुक्ति के पात्र होंगे 7वें चरण की बहाली या फिर आगे जो भी बहालियाँ बिहार में माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए होनी है, तो देखिए वही जो बात है किसी भी तरीके से, चाहे आप डायरेक्टली सुन लें या फिर इनडायरेक्टली आप जजमेंट कॉपी इसको पढ़ लें, सब में यही बात जो है कोर्ट की तरफ से कही गई है कि जितने भी अभ्यर्थी STAT में क्वालिफाई हुए हैं वह एलिजिबल हुए हैं 7 फेज़ में अप्लाई करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर जॉइनिंग की बात हम करें कि आप लोगों की जॉइनिंग किस प्रकार से होगी, तो अब वह सभी चीज़ें निर्भर करती हैं एक तो नोटिफिकेशन पर, दूसरा नोटिफिकेशन में जो रूल्स लिखे रहेंगे, जो नियम फॉलो किए जाएंगे, वह उसके लिए सरकार को नियमावली की ज़रूरत पड़ने वाली है। नियमावली 2020 के जो भी जो रूल्स है, जो नियम है, उनको ही फॉलो करके उनको ही आधार मानकर आगे बहाली होगी या फिर नियमावली में संशोधन किया जाएगा। यहाँ आपको एक चीज़ और याद दिला दें कि नियमावली 2020 का भी निर्माण जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है और वह मदरसा शिक्षकों को इसी बहाली प्रक्रिया से, इसी नियमावली 2022 से बहाल करने वाली है। तो मदरसा शिक्षकों के लिए भी क्या 7 फेज़ में ही नोटिफिकेशन एक साथ आएगा, इस बारे में भी हम बात ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल जो वर्तमान में नियमावली है 2020 की नियमावली, उसी को अगर हम बेस बनाकर, उसी को आधार मानकर अगर बात करें तो जॉइनिंग देखिए किस प्रकार से होगी यह आपको बता देते हैं। क्योंकि अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं कमेंट्स में कि मेरे BSc में इतने हैं, B.Ed में इतने प्रतिशत हैं, तो क्या मेरा चांस है 7 फेज़ में या फिर मैं किसी और चीज़ के लिए अप्लाई करूँ। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है आपको बता देती हूँ कि ग्रेजुएशन और B.Ed के आधार पर आप जो है माध्यमिक में शिक्षक बनने के पात्र होंगे। उसी आधार पर आपकी मेरिट वगैरह बननी है यदि STAT मार्क्स पर बहाली नहीं होती है तो। क्योंकि सरकार को देखिए मेरिट नॉट इन मेरिट सभी को इन्वॉल्व करना है 7 फेज़ में। शिक्षा मंत्री ने तो यह बोला हुआ है कि सभी लोग पात्र हैं, लेकिन सभी को पात्रता से मतलब नहीं है ना, आगे तो 7 फेज़ में नियुक्ति भी होनी चाहिए। तो नियुक्ति किसकी होगी, जॉइनिंग किसकी होगी, ये हमारा मेन मुद्दा है। यदि STAT मार्क्स पर बहाली होती है तो देखिए फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिसके STAT मार्क्स ज़्यादा है उसी आधार पर उसको जो है अपना ज़िला, अपनी जो अपने मनपसंद का ज़िला है, अपना जो प्रखंड है वह मिल जाएगा। और अगर BA और B.Ed को बेस मानकर सरकार जो है जॉइनिंग करवाती है, मेरिट लिस्ट का निर्माण करती है आगे, तो देखिए उसमें क्या होगा, बहुत सारे जो नॉट इन मेरिट वाले बंधु हैं, जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, वह हो सकता है कि उनका जो एकेडमिक स्कोर है वह ज़्यादा हो, तो उनकी जॉइनिंग के फिर इसमें ज़्यादा चांस भी हो सकते हैं। यानी कि जिसका भी एकेडमिक स्कोर ज़्यादा होगा उसकी जॉइनिंग पहले होगी। लेकिन अगर STAT मार्क्स पर सरकार बहाली करती है तो फिर इसमें देखिए क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। जितनी सीट्स होंगी, आपको मालूम है कि सीट से कम ही अभ्यर्थी जो हैं पास हुए हैं STAT में। यदि कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस को हटा दें तो किसी भी सब्जेक्ट में आप देखेंगे, स्पेशली मैथ्स में या फिर लैंग्वेज की अगर आप किसी भी बात करें, और जो +2 जो सब्जेक्ट्स हैं, +2 क्लासेस के लिए जो STAT परीक्षा हुई थी उसमें देखिए जूलॉजी, फिज़िक्स, इन सब के तो बहुत ही कम अभ्यर्थी हैं जो मेरिट में आए हैं या फिर जो नॉट इन मेरिट में है।
तो सीट से भी कम अभ्यर्थी पास हुए हैं तो सभी की जो बहाली है वह तो ज़रूर होनी है, सभी की ज्वाइनिंग ज़रूर होनी है। और +2 में आपको पता होगा कि एमए और बीएड को आधार मानकर ज्वाइनिंग कराई जानी है। लेकिन ये सारी जो ज्वाइनिंग की बात हम कर रहे हैं और साथ ही हम बात कर रहे हैं कि जो अगले साल तक नियुक्ति प्रक्रिया है क्या वह समाप्त हो जाएगी, अगले साल तक आप लोग शिक्षक बनकर विद्यालय पहुंच जाएंगे। ये दोनों ही चीज़ें ज्वाइनिंग और नियुक्ति आपकी जो है ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, यह डिपेंड करती है ऑनलाइन और सेंट्रलाइज प्रोसेस पर। यदि 7वें चरण की बहाली ऑनलाइन तरीके से आवेदन लिए जाते हैं, सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होती है, तभी ये जो पूरी प्रक्रिया है पूरी हो पाएगी, अभ्यर्थियों का जो नियोजन है, जो चयन है वह हो पाएगा। अदरवाइज़ जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि 6 फेज़ में यदि प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली की बात करें तो 50,000 पद जो है खाली रह गए हैं और 90,762 पदों पर यहाँ पर जो है रिक्तियाँ निकाली गई थी। और ये रिक्तियाँ कोई आज की रिक्तियाँ नहीं है, 2015 से भी पहले की ये रिक्तियाँ हैं जो शिक्षा विभाग द्वारा हर बार रिपीट कर कैलकुलेट करके निकाली जाती हैं। तो ये बहुत पहले की रिक्तियाँ हैं जो अभी तक भी सरकार नहीं भर पाई है। और इसका कारण क्या है? इसका यह कारण नहीं है कि सरकार को अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं या फिर योग्यता नहीं है अभ्यर्थियों के पास या फिर वह बिहार डीट या सीटेट पास नहीं है, बल्कि ये जो नियुक्ति प्रक्रिया में त्रुटि है और सरकार की जो गलत नियोजन प्रक्रिया की जो प्रणाली है, इसी के कारण 50,000 पद देखिए प्रारंभिक शिक्षकों के खाली रह गए हैं। यही हाल फिर आगे भी 7 फेज़ में भी सरकार करने वाली है, इन्हीं रिक्तियों को आगे लेकर जाएगी। कहते हैं ना बार बार संजय कुमार की रिकैलकुलेट करेंगे, तो रिकैलकुलेशन का मतलब उनका यही है कि जहाँ जहाँ जितने सब्जेक्ट की मेल फीमेल ये सारी चीज़ें जो हैं क्लासीफाई करके फिर से इन्हीं 50,000 पदों को आगे निकाल दिया जाएगा। और फिर से अगर नियोजनवाद की प्रक्रिया सरकार अपनाती है तो पद फिर से ही खाली रह जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नियोजन इकाइयों में जाकर फिर जब अभ्यर्थी चक्कर लगाते हैं उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया भी इस प्रकार से सरकार करती है कि उसमें एक अभ्यर्थी एक बार में एक ही समय जाकर भाग ले सकता है। तो इसी वजह से नियोजन जो है चलता रहता है साल भर, सालों साल यहाँ पे काउंसलिंग होती रहेगी। फिर भी देखिए 4-5 राउंड होने के बाद भी आप लोग जानते हैं 6 फेज़ में 50,000 पद खाली रह गए हैं। तो अब आप लोग सोच सकते हैं कि 7 फेज़ में भी यदि इसी प्रकार से ऑफलाइन प्रोसीजर को सरकार फॉलो करती है तो ज्वाइनिंग की बात तो छोड़िए, ये प्रक्रिया भी सालों साल चलती रहेगी और शिक्षक बहाली इसी तरह एक मजाक जो है बिहार में बनता रहेगा। और इतनी सीटें खाली होने के बाद भी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एसटीईटी का जब विज्ञापन आया तो 37,000 रिक्तियाँ तो तब निकाली गई थी माध्यमिक उच्च माध्यमिक में, और 50,000 रिक्तियाँ ये हैं सरकार के पास प्रारंभिक की। तो देखिए इतनी सारी रिक्तियाँ खाली होने के बाद भी सरकार 7 फेज़ को स्टार्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रही है। संजय कुमार का भी हमने स्टेटमेंट सुना था जो उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद ही 7 फेज़ के बारे में वह विचार करेंगे, क्योंकि अभी उन्हें 6 फेज़ की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करना है। आपको याद दिला दें कि जुलाई 2019 से ही ये जो नियुक्ति की प्रक्रिया है चल रही है और अब 2022 भी आ चुका है, अप्रैल का महीना भी बीतने वाला है। और अब ये जो 2017-19 को सरकार फिर से मौका देने के लिए माध्यमिक शिक्षकों का जो 6ठे चरण का नियोजन है उसको रोक कर रखा हुआ है और यही बहाना ये बनाते आ रहे हैं 7 फेज़ को भी लगातार टालने के लिए। तो अगले साल तक नियुक्ति देखिए अगर 6 फेज़ के माध्यमिक उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों की भी अगर हो जाती है तो बहुत ही बड़ी बात होगी। और 7 फेज़ की अभ्यर्थियों के लिए अगर अधिसूचना सरकार जारी कर भी देती है तो भी देखिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोग जानते हैं कि अप्लाई करने के लिए उसके बाद आपत्ति वगैरह के लिए बहुत सारे जो शेड्यूल है रिवाइज़ होते हैं। तो इसलिए अभी से ही हम लोगों को एकजुट होकर, जैसे कि आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दें कि 26 अप्रैल को शिक्षा मंत्री के जो आवास का घेराव है वह अभ्यर्थियों के द्वारा किया जाएगा। तो इसके लिए भी आप लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। अब मेरिट नॉट इन मेरिट जजमेंट कॉपी में क्या आया है, कोर्ट क्या कह रहा है, इन सारी चीज़ों को अभी छोड़कर फ़िलहाल हम लोगों को यही देखना है कि 7 फेज़ की जो अधिसूचना है उसको सरकार जारी करे, क्योंकि जारी होने के बाद भी नियुक्ति पूरी होते होते बहुत ज़्यादा समय जो है सरकार लेने वाली है। तो इसलिए अब इन कोर्ट केसेस को और एसटीईटी सर्टिफिकेट को, ये सारी बाधाओं को साइड में रखना है हमें। 6 फेज़ के माध्यमिक उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों का नियोजन जो है पूरा हो जाए, उनको नियुक्ति पत्र वितरित कर लिया जाए, उसके तुरंत बाद ही 7 फेज़ के लिए सरकार पर पूरा दबाव बनाया जाना चाहिए। वरना होगा क्या कि सरकार जो है अपनी नीतियों को इसी तरह से चलाती रहेगी और जो 2024-25 का विधानसभा चुनाव है वहाँ तक 7वें चरण को खींच कर ले जाएगी और हम लोग घर में बैठकर ये जो केस है ये करते रहेंगे कि डबल बेंच में जाना है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना है, और इसी तरह से जो चंदा चोर हैं आप लोगों से चंदा की उगाही करते रहेंगे और अभ्यर्थियों को लूटते रहेंगे। ना तो उन्हें नियुक्ति मिलेगी और ना ही उन्हें उनकी ज्वाइनिंग पूरी हो पाएगी,
तो इसलिए अभी कोर्ट केसेस को खेलना हमें बंद करना चाहिए। केवल अब हम 7th फेज़ के नोटिफिकेशन को जारी करवाने के लिए जो भी कर सकते हैं प्रयास वह करना चाहिए। 6th फेज़ के अभ्यर्थियों के लिए जो नवनियुक्त शिक्षक है उनके लिए भी कल शिक्षा विभाग की तरफ से जो है एक आदेश कह सकते हैं, एक जो खुशखबरी कह सकते हैं वह जारी हुई है कि चयनित जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका वेतन भुगतान के संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्री रवि प्रकाश जी का जो लेटर है वह जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सभी प्रमाण पत्रों की जो सत्यापन है उसका कार्यक्रम अगर पूरा हो गया हो तो वेतन भुगतान का जो आदेश है वह दिया गया है। और इस संबंध में वैसे सभी नवनियुक्त शिक्षकों के जिनके सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो चुका, वेतन भुगतान की कार्रवाई भी स्टार्ट कर देनी है। तो देखिए, बिहार राज्य के अभ्यर्थियों की जो डॉक्यूमेंट्स है उनका तो ज़्यादातर जो वेरिफिकेशन का कार्य है वह हो ही चुका है। बाकी जो बाहर के राज्य के अभ्यर्थी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच का कार्य अभी चल रहा है। तो हो सकता है कि सरकार जो पहले जिनकी जांच हो गई है उनके जो उनका सारा जो डेटा है, मास्टर डेटा है, सर्विस बुक, स्टैंडिंग एडवाइस, जो भी सारी चीज़ें हैं वह मांगी जाएँ DPO DU ऑफिस द्वारा। उसके बाद जो बाकी राज्य के अभ्यर्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी जांच नहीं हो पाई है उनको फिर शायद बाद में ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो जैसा भी होगा, कोई भी अगर अपडेट आएगी वेतन से संबंधित या फिर 7th फेज़ से संबंधित कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यदि अभी तक नहीं किया है तो। जुड़े रहे हमारे चैनल से, कनेक्टेड रहे। और भी कोई अगर प्रश्न या आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर साझा करें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।